देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सदा के सामने मौजूद है। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के नाक के नीचे हो रहे छात्रों के जोरदार तरीके के आंदोलन को देर रात खत्म करने की गई इस तरीके से साजिश की हो गया जोरदार तरीके का बवाल बताएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां और रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ लोगों की ओर से भी जोरदार निशाना साधा गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक के बाद एक कई सारे सबूत जुटा लिए गए हैं। दोस्तों क्या बदलेंगे नतीजे, क्या जाएगी सांसदी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर 22 सांसदों के फर्जी साइन कराए जाने को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों इसी के साथ में सिंधिया के द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर सरकार गिराने के मामले को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के छात्रों का समर्थन करते हैं दोस्तों और पूरी तरीके से छात्र शक्ति के साथ में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने छात्र महाआंदोलन के तहत भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया। दोस्तों प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे रहे पेपर लीक के आरोप और बार बार परीक्षा रद्द करने, पुनर्परीक्षा को लेकर और तकनीकी गड़बड़ियों के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर युवा से लेकर उनके शिक्षक और सभी लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के दोस्तों प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। ऐसे में चुनाव आयोग से कई सारे बड़े सवाल पूछे गए। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए तकनीकी गड़बड़ियों से लेकर उत्तर कुंजी, मेरिट में देरी किए जाने और गलत केंद्र के आवंटन जैसे कई सारे मुद्दे उठाए गए दोस्तों, और मांग की गई कि परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू किया जाना चाहिए। इन सारी डिमांडों के बीच दोस्तों जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट पूरे दिन चलता रहा। ऐसे में लगातार छात्रों की संख्या बड़े स्तर पर देखी जा रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे दिन प्रोटेस्ट चला, शाम होते होते पुलिस की ओर से की गई गुंडागर्दी जो जानकारी मिली है दोस्तों, उसके अनुसार कई सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आकर हड़कंप मचा देते हैं दोस्तों, और इसके बाद शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है दोस्तों, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार नजर नहीं आ रहा था दोस्तों, लेकिन जो सोशल मीडिया के पत्रकार मौजूद थे दोस्तों उन सबको हिरासत में लिया गया। पुलिस प्रशासन का छात्र के प्रति यह रवैया एकदम शर्मनाक है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अब लोगों में और ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई लोगों को चोट भी लगी है दोस्तों, और पूरे टेंट को उजाड़ कर फेंक दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने रात में पुलिस को भेजकर एसएससी के छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, यह सरासर गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। छात्र पिछले कई महीनों से एसएससी में सुधार की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर विरोध कर रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, मजबूरन उनको दिल्ली में धरना देना पड़ा, और अब छात्रों को मारा पीटा जा रहा है और शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और पुलिस भेजकर छात्र छात्राओं को पिटवाया जा रहा है। सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, एसएससी से जुड़ी उनकी मांग जायज है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अब एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से भी स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि रामलीला मैदान में आज तानाशाही का प्रतीक देखने को मिला। एसएससी घोटाले पर पूछे जाने वाले सवाल से डरकर मोदी सरकार ने लाठीचार्ज कराया है, मीडिया को गिरफ्तार कर लिया है। एनएसयूआई हर मोर्चे पर अपने छात्र विंग के साथ में पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार है। सड़क पर आंदोलन भी होगा और संसद में जवाबदेही भी तय की जाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने खुलकर समर्थन दिया है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के छात्र संगठन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहीं पर रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने भी इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसा क्या है कि इन छात्रों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, कब से छात्र एसएससी की परीक्षा में सुधार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्रनाथ मिश्रा भी इस मामले को लेकर भड़क गए दोस्तों, कहने लगे कि आज दिल्ली में पूरे दिन स्टूडेंट एसएससी परीक्षा को लेकर रिफॉर्म की मांग को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे रहे। टीवी चैनल से ये खबर दूर रही, इनकी जगह सिर्फ 5 स्टूडियो के पंडित मौलवी अगर किसी हड़प्पा कालीन मुद्दे पर बैठते तो सारे प्राइम टाइम के डिबेट और उनके कैमरे वहीं पर होते दोस्तों। यानी एकदम सही बात बोली गई है। जिस तरीके से देश के अंदर आजकल मीडिया काम कर रहा है दोस्तों सरकारी प्रचार के लिए, वो साफ तौर पर देश के असली मुद्दों को दूर करके हिंदू मुसलमान की राजनीति को सपोर्ट करने वाली खबरें चलाते रहते हैं दोस्तों। इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हनुमान बेनीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर कूदे दोस्तों। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी की मनमर्जी और कुप्रबंधन तथा एसएससी की प्रशासनिक विफलता के खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से आवाज उठा रहे एसएससी के अभ्यर्थियों और शिक्षकों की आवाज को बीजेपी सरकार द्वारा बल का उपयोग करके दबाने का प्रयास करना निंदनीय है। बेहतर यह होता कि केंद्र सरकार इनकी जायज मांगों को सुनती, लेकिन आवाज को सुनने के स्थान पर आंदोलित अभ्यर्थियों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव पुलिस के द्वारा किया गया है उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर निंदा की गई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें
ग्राम पंचायत नगर निगम के चुनावों में फर्जीवाड़ा का मामला तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा दोस्तों, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक अजीबोगरीब चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल नामांकन की जांच के दौरान पता चला कि एक उम्मीदवार ने 22 सांसदों के नकली सिग्नेचर करके पर्चा जमा करा दिया है। यही नहीं दोस्तों, 22 सांसदों को खुद इस बात की भनक तक नहीं है। आपको बता दें कि उनका नाम और सिग्नेचर किस तरीके से कागज के ऊपर चस्पा किया गया, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। मामला केरल के एक व्यक्ति का है जिसका नाम जैकब जोसेफ नाम है और उसने नामांकन दाखिल किया है दोस्तों। एक रिपोर्ट ने बताया है कि 22 सांसदों को प्रपोजर और 22 सांसदों को सेकेंडर दिखाया गया है, यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 22 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है दोस्तों। ये समर्थन दिखाकर मूर्ख बनाकर कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। हालांकि बाद में इस फर्जीवाड़ा को पकड़ लिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इस तरीके की धांधली करने की कोशिश की गई है। पहली बार इस तरीके की खबर सामने आई है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों बिहार के अंदर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने बीजेपी से किनारा करते हुए स्पष्ट तौर पर अब कह दिया है, पार्टी से त्यागपत्र देते हुए, कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि बिहार में राजपूत जाति के लोगों को सरकार सम्मान नहीं दे रही है। प्रदेश में सभी विभाग में एक ही जाति के अधिकारी की पोस्टिंग हो रखी है। वहीं पर अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए औरंगाबाद सहित मगध के सभी सीटों पर मगध विकास मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने का भी दावा किया जा रहा है दोस्तों। यानी बीजेपी के अंदर एक एक करके कई सारे राजपूत समाज के लोग मैदान में उतरते जा रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजपूत समाज के द्वारा झटका दिया गया था, वैसा ही प्रयास यहां भी जारी है, बिहार के अंदर भी जारी है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो कई सारे भाजपाई लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, उसके नेता अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब न्यूज 24 की ओर से इस मामले को लेकर एक रिसर्च किया गया है दोस्तों। उनके रिसर्च में पता चला है कि राहुल गांधी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से कोसों दूर दोस्त आगे निकल चुके हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट देते हुए उन्होंने बताया कि अगर यूट्यूब की बात करें तो टोटल बीजेपी को 2,90,000 के आसपास व्यूअरशिप मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को उसी टाइम में 27,95,900 की व्यूअरशिप मिल रही है। इसी तरीके से और भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई है। ट्विटर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 9 से लेकर 4% के आसपास का ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर जनता के बीच में सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी का जलवा देखने को मिल रहा है दोस्तों। 7 अगस्त के बाद से तो स्थिति एकदम पलट सी गई है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार के अंदर चल रहे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे दोस्तों। राहुल कहते हैं कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत नहीं है, क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए, यह सवाल स्पष्ट तौर पर है। यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोग मिले हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसमें ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं। बिल्कुल साफ है कि ईसी और बीजेपी दोनों मिलकर विपक्ष के वोट को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर और कई आरोप लगाए हैं दोस्तों, और कई सारे बड़े सवाल पूछे गए हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार से जैसे ही लौटे दोस्तों, उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को संबोधित किया दोस्तों। राहुल गांधी की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। राहुल गांधी सीधा बिहार से लौटकर इंदिरा भवन पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे दोस्तों। यानी एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, और हर दिन आप राहुल गांधी के कई सारे मल्टीपल प्रोग्राम देखेंगे, और यही इस बात के साफ संकेत देता है दोस्तों की गोदी मीडिया में जितना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है राहुल गांधी के लिए कि वे सही से राजनीति नहीं करते, 24 घंटे 7 दिन राजनीति नहीं करते, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा ऐसी मानसिकता फैलाने वाले लोगों के बारे में दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को यानी सेक्रेटरियों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है दोस्तों। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव 9 सितंबर को होंगे, वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र के गवर्नर और आरएसएस के नेता सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी साहब को मैदान में उतारा है। मुकाबला दोनों के बीच में जोरदार तरीके का होगा दोस्तों, और ऐसे में केंद्र सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के मामले को लेकर भी अब देखते हैं विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बिहार के सासाराम में 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई दोस्तों। इसके 4 दिन पहले तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची की एक ऐसी विसंगति का खुलासा किया दोस्तों, जिससे पता चलता है कि इस तरीके की यात्रा क्यों जरूरत है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने बताया कि गुजरात के एक वरिष्ठ बीजेपी के पदाधिकारी भीखू भाई लसानिया है, जिन्होंने बिहार के अंदर आकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनका नाम गुजरात के अंदर भी सूची में छपा हुआ है और यहाँ पर बिहार में गुजराती में उनका नाम छपा हुआ है, जबकि वोटर लिस्ट बिहार के अंदर हिंदी में होती है दोस्तों। उनके पता और घर के नंबर वगैरह सब कुछ गलत है। मुद्दे की बात यह है कि भीखू भाई का नाम गुजरात के मतदाता सूची और यहाँ के मतदाता सूची दोनों जगह है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमित शाह को वोट दिया था, बिहार में आकर वोट कर रहे हैं दोस्तों, यानी एक साल के अंदर ही दूसरी बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो हर साल अपना वोटर लिस्ट चेंज करते हुए अलग अलग राज्यों के अंदर जाते हैं और इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बड़ी धांधली की भी ये बात है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति एक एक साल में दो दो जगह तीन तीन जगह वोट डाल रहा है और जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहीं पर जाकर अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा दे रहा है, तो इससे गंभीर और क्या समस्या हो सकती है। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं तो भाजपा इस मामले को टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक छुपाएंगे। हकीकत तो सबके सामने धीरे धीरे करके जो बचा कुचा है वो भी उजागर होकर सामने आ चुका है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की बदली स्ट्रेटजी के बारे में भी पूरी जानकारी दी है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी नए जिला अध्यक्ष हैं जिनको नियुक्त किया गया है वे इस बात को ध्यान रखें कि बिल्कुल भी हमें दबाव में नहीं आना है, हम लोगों को बिल्कुल दबाव सहन नहीं करना है और खुलकर बैटिंग करनी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को बीजेपी और आरएसएस के द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार का खुलकर जवाब देने का टास्क दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला में पार्टी को मजबूत करने का प्लान तैयार करे, आंदोलन को धरातल पर उतारे और कांग्रेस के वॉर रूम को अपनी गतिविधि की सीधी रिपोर्ट करे। और राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को संदेश दिया है कि बैटिंग के लिए अपनी पिच स्वयं तैयार करे, अगर किसी दूसरे की पिच पर बैटिंग करेंगे तो फिर जल्दी आउट हो जाएंगे, इसीलिए अपनी पिच खुद तैयार करे और उस पर डटकर मुकाबला करे। यानी दोस्तों जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है जिला अध्यक्षों को वो मुद्दे खुद तय करने पड़ेंगे और उस मुद्दे पर लड़ाई एकदम जोर शोर से लड़ी जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का नेता कोई बयान दे दे उस पर प्रतिक्रिया देकर बीजेपी के फील्ड पर बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग की जाए, बल्कि खुद से मुद्दे तैयार करे। यानी राहुल गांधी हर लोकल स्तर के जिला अध्यक्षों को लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति की भी कहीं ना कहीं हिदायत दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक अप्रोच लेकर आजकल आगे बढ़ रहे हैं, संगठन का विस्तार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से नए और हीलिंग मोड में नजर आ रही है, उससे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा कि जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े एसेट के रूप में उभर कर सामने आएंगे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2018 के अंदर मध्य प्रदेश के इलेक्शन होते हैं दोस्तों और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, लेकिन 2020 आते आते मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती है दोस्तों। अब इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने से पूर्व एक बड़े उद्योगपति के घर में सिंधिया कमलनाथ के बीच में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में वह भी उपस्थित थे। उस बैठक में जिन काम और विषय को लेकर आपस में सहमति बनी थी उसका सतत पालन नहीं किया गया, यानी लगातार पालन नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। इस मामले को लेकर अब कमलनाथ की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। कुल मिलाकर दोस्तों कमलनाथ अब दिग्विजय सिंह पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक बात तो खुलकर अब सामने आ गई है कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, दोनों के दोनों इस पूरे मामले पर दोषी होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में अगर 5 साल सरकार नहीं चल पाई और दिग्विजय सिंह संभाल नहीं पाए सरकार को और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी, तो इसमें सभी नेताओं का दोष होगा, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश कांग्रेस चला करती थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद से मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली है दोस्तों और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है और सारे जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर उनको बताया है कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ना है। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपने नेता जीतू पटवारी को भी खुलकर बता दिया है कि उनको क्या करना है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अब अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी इन दो नेताओं के परछाई से धीरे धीरे करके बाहर निकलती जा रही है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया। दोस्तों, वोटर लिस्ट में हेरफेर का विवाद अब केरल तक पहुंच गया है। यहां पर केरल में बीजेपी के एक नेता के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने त्रिशूर लोकसभा सीट के नतीजों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, केरल में बीजेपी को सिर्फ त्रिशूर लोकसभा की सीट पर जीत मिला था। ऐसे में बीजेपी के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने एक बयान देते हुए कहा था कि जहां हमारी जीत की संभावना होगी वहां के लिए हम जम्मू और कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे, उन्हें एक साल यहां पर रखेंगे और उनसे वोट डलवाएंगे। यानी कश्मीर से लाकर लोगों को केरला में वोट डलवाया जाएगा ताकि बीजेपी की सरकार बन जाए। इस तरीके की बातें बोलकर बीजेपी के नेता ने अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी सबके सामने रख दी है। दोस्तों, और कहीं ना कहीं केरल के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी देने से इंकार कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जोड़े गए नए वोटर्स में कौन से दस्तावेज वोटर से मांगे गए थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अनिल अकारा ने इस मामले में राज्य की सरकार की अगुवाई कर रही सीपीआई पर भी गंभीर आरोप लगाया है। दोस्तों, ऐसे में सीपीआईएम और बीजेपी दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटों पर कहीं ना कहीं वोटों का हेरफेर कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के नेता दोस्तों विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं। अपने बच्चों के लिए इंग्लिश एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन पर बीजेपी के नेता ध्यान देते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है तो उनको मूर्ख समझते हैं। दोस्तों, खबर है बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई, जो हिमाचल प्रदेश के एक विद्यालय में पहुंचे थे दोस्तों, यानी स्कूल में पहुंचे थे। यहां पर अनुराग ठाकुर ने पूछा कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, यानी दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट कौन था। इस पर बच्चों ने जवाब देते हुए कहा कि नील आर्मस्ट्रांग थे, जो बात एकदम सच है दोस्तों, फैक्ट है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अनुराग ठाकुर बच्चों को गुमराह करते हुए कहते हैं कि नहीं, हनुमान जी थे। यानी दोस्तों, यहां पर भी सूडो साइंस लगाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो अपने बच्चे को ऐसी बातें क्यों नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को अमेरिका और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जब यहाँ के बच्चों की बातें आती है तो उनको सूडो साइंस पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि समोसा सांसद के बच्चे विलायत में पढ़ेंगे लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे और आम आदमी के बच्चे, उनको ये बातें बताई जा रही है जो सूडो साइंस है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से बच्चों को गुमराह करने का मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की ओर इशारा दिया है। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की दोस्तों, और उसके बाद अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई सारे गंभीर आरोप मढ़ दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया है मीडिया वाले से। अखिलेश यादव ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि मीडिया वाला इसमें घूम गया। दोस्तों, पहले मीडिया वाला पूछता है कि आपकी पार्टी की पूर्व विधायक पूजा पाल ने आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो अखिलेश यादव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस पर अखिलेश यादव ने मीडिया वाले से पूछा कि इस हॉल के अंदर अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो इस पर पत्रकार कहता है कि मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे इस हॉल में कुछ होने पर तुम्हारी जितनी जिम्मेदारी होगी उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी है। पूजा पाल वाले मामले को लेकर कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में इन पत्रकारों को, इन तथाकथित पत्रकारों को जवाब दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को समर्थन करती है पूजा पाल, उसके बाद अखिलेश यादव पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि वो आरोप लगा नहीं रही बल्कि लगवाया जा रहा है और आप लोग जानते हैं कि इनके द्वारा लगवाया जाता है। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के नेता एमएनएस के नेता राज ठाकरे एक बयान देते हुए कहते हैं कि वोट चोरी को लेकर कि 2014 में वोट चोरी करके गड़बड़ी करके सरकार बनाई गई थी, यानी 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी के द्वारा ही सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में दीपावली के मौके पर, यानी दीपावली, छठ और अब जो फेस्टिवल का सीजन आ रहा है उस मौके पर बीजेपी की सरकार ने दावा किया कि वो बिहार वासियों को सौगात देते हुए 12,000 ट्रेन चलवाएंगे, यानी 12,000 ट्रेन की ट्रिप होगी। इस मामले पर दोस्तों अब लोगों ने देखा कि जो बुकिंग शुरू हो चुकी है तो उस बुकिंग का क्या हाल है। तो 8 बजे बुकिंग शुरू होती है ट्रेन की और 9:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति सर्च करने गया तो उसको कहीं टिकट ही नहीं दिखाई दिया दोस्तों, बल्कि कुछ ही मिनट के अंदर टिकट उड़ चुका था, यानी अभी टिकट मिलने को तैयार नहीं है। सोचिए, 12,000 नए ट्रिप लगाने के बावजूद अगर लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा तो बीजेपी सरकार के द्वारा 12,000 ट्रेन के ट्रिप लगाने को लेकर क्या फायदा होगा। बिहार की जनता को केवल घुमा घुमा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
जो चंडीगढ़ कभी चौड़ी सड़कों के लिए, चमकदार सड़कों के लिए मशहूर था दोस्तों, आज यही सड़क के चेहरे पर काले धब्बे बन गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ के अंदर खराब सड़कों को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट किया दोस्तों, और जितने भी गड्ढे हैं उन गड्ढे में जाकर बीजेपी का कमल का फूल खिला दिया और लोगों से कहा कि ये कमल के फूल का गड्ढा है, यानी भाजपा की सरकार चंडीगढ़ में है दोस्तों। और हालात बताए गए हैं, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, यानी बीजेपी के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ रूल करते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लद्दाखी लोगों को उनका अधिकार दिलाने को लेकर जो आंदोलन करते हुए सबसे आगे नजर आते हैं दोस्तों, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी है दोस्तों। ऐसे में अब जो खबर आई है वो ये कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन के कदम की आलोचना की है दोस्तों। दरअसल सोनम वांगचुक को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। लद्दाख के प्रशासन ने HIAL को भूमि आवंटन रद्द कर दिया है दोस्तों। दरअसल लद्दाख प्रशासन ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग को भूमि आवंटन रद्द कर दिया है। इस कदम पर संस्थान के संस्थापक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई के तौर पर देखा है दोस्तों। वांगचुक ने प्रशासन के इस कदम को केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के विस्तार की लोगों की मांग को दबाने के लिए की गई बदले की कार्रवाई के तौर पर बताया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लद्दाख के अंदर बार बार कई सारे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक जोरदार तरीके का एक आंदोलन किया था और लद्दाख में 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग की गई थी। जो प्रोटेक्शन भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को है, उसी तरीके का प्रोटेक्शन लद्दाख के लिए भी मांगा गया था दोस्तों, क्योंकि वहां भी आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं किया गया। इसी के साथ में वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हर तरीके के गैर कानूनी और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं और राज्य की लूट को देश दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग यह ना जान सके कि असम में वास्तव में क्या हो रहा है, इसीलिए ऐसा करने की कोशिश करे। कुल मिलाकर दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था दोस्तों। ऐसे में अब इस FIR वाले मामले को लेकर प्रशांत भूषण पर भी कोई कार्रवाई करके दिखाए असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रशांत भूषण और उनके ऊपर अगर कोई FIR करेंगे तो उल्टा उन्हीं को कटघरे में यानी भाजपाइयों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों की बीजेपी के लोग कौन आलोचना कर रहा है उसे देखकर कदम उठाते हैं। आपके जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। जहां से वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।